चलो शुरू करते हैं ना। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप, है ना। प्रशासनिक समझते हो? बताओ प्रशासनिक क्या होता है। प्रशासनिक मतलब प्रशासन के थ्रू किस तरीके से जनगणना कराई जाती है, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जब जनगणना होती है तो उसका प्रशासनिक स्वरूप क्या होता है, ठीक है। देखो तुम्हारे लेक्चर में और तुम्हारे पास जो सीट तुम्हें दी गई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप। इसका मतलब सेंसस एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल, यानी किस तरीके से हम प्रशासनिक जनगणना करते हैं, ठीक। अब देखो ये जब तुम्हारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि ये जो जनगणना है ये संविधान में कहाँ है। क्या संविधान में जनगणना का कोई मतलब कहीं कुछ बताया गया है जनगणना करनी है ना। क्योंकि हमारे लिए प्रशासन का सबसे हेड माना जाता है संविधान, कि संविधान के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। तो जब संविधान में देखेंगे तो संविधान में हम देखेंगे कि अनुसूची में किसी में तो नहीं है, अनुच्छेद में तो नहीं है और अधिनियम में तो नहीं है। तो हम सबसे पहले पॉइंट नोटिस करेंगे कि जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप संविधान की किस अनुसूची में दिया गया होगा। तो जो जनगणना कराई जाती है ये 7वीं अनुसूची में जो सूचियां दी होती हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनमें से कौन सी सूची का भाग है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जनगणना किस सूची का भाग है। तो जनगणना संघ सूची का भाग है। हरीश इस सीट उठा लो, एक उठा ली, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची का जो 7वीं अनुसूची है उसमें ये 3 सूचियां दी गई हैं। 7वीं अनुसूची में कितनी सूची दी गई है? 3, जिसमें एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो क्वेश्चन जब आपके सामने दिखेगा तो ये दिखेगा जनगणना निम्नलिखित में से किस सूची का भाग है या किस सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? तो वो है संघ सूची का। किस सूची का है? संघ सूची का। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि अनुच्छेद में, तो क्या किसी अनुच्छेद में बताया गया है कि आपको जनगणना करवानी है। तो अनुच्छेद नंबर 246, अनुच्छेद नंबर 246 रिलेटेड टू क्या है? सेंसस है, ठीक है। अनुच्छेद 246 इंपॉर्टेंट करना कि कौन सा अनुच्छेद? 246 अनुच्छेद। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। किस सूची का भाग है? संघ सूची का भाग है। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि सर जो जनगणना हो रही है वो किसी अधिनियम के थ्रू हो रही होगी, उसका पूरा प्रोसेस होगा। तो जनगणना जो अधिनियम है वो है 1948, जनगणना अधिनियम 1948। समझ में आ गई बात कि जनगणना का जो अधिनियम है वो क्या है? 1948 है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को आप नोटिस करो और इंपॉर्टेंट बनाओ। सबसे पहला, किस अनुसूची में सेंसस है, किस अनुच्छेद में सेंसस है? अनुच्छेद 246 में। और जो सेंसस एक्ट है, जनगणना अधिनियम, वो कब है? 1948। अब देखो जनगणना करने के लिए एक विभाग बनाया गया जिसका नाम है जनगणना विभाग। क्या नाम है? जनगणना विभाग। तो जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में हुई। उसके अलावा जो जनगणना की स्थापना हुई है या जनगणना जो आती है वो किस मंत्रालय के तहत आती है? गृह मंत्रालय के। किस मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के। देखो बहुत तेजी से पढ़ा दूं तो इसे पढ़ाने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, है ना, लेकिन हमें याद भी करना है। तो जब हम देखते हैं बोर्ड की तरफ ना देख के अपने आप से क्वेश्चन क्रिएट करेंगे कि जनगणना के प्रशासनिक स्वरूप के बारे में हमें क्या पता है। तो हम क्वेश्चन करेंगे कि सर हमें संविधान में पहले देखना पड़ेगा कि जनगणना के बारे में संविधान में क्या क्या दिया हुआ है। तो संविधान में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि सर अनुसूची है एक, तो अनुसूची में 7वीं अनुसूची में जनगणना दी गई है जिसमें क्या? संघ सूची में उसका वो विषय बनाया गया, संघ सूची का, यानी केंद्र का विषय है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद में किस में जनगणना का बारे में बताया गया है? तो 246 में। एक्ट की बात करें सेंसस एक्ट, तो सेंसस एक्ट 1948, सेंसस एक्ट 1948। उसके अलावा जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बता रहा हूं कि सीट में जो आपको पेपर मिलता है उसमें अगर कोई चीज लाल रंग से लिखी हुई है तो वो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कि जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई? 1961। और जनगणना विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ओके,
क्या? अच्छा ब्लैक है तो तुम लाल कर लो। बहुत दिमाग लगा हुआ है। अब देखो, जैसे हम देखते हैं कि सर चलो संविधान में पता चल गया 7वीं अनुसूची में है, 246 में है, अधिनियम 1948 है, 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना हो गई। लेकिन हम एक्चुअल देखें तो कौन कौन से अधिकारी लगेंगे जब जनगणना होगी? तो केंद्र में लगेंगे, राज्य में लगेंगे, क्षेत्र में लगेंगे, पंचायतों में लगेंगे, नगर पालिका में लगेंगे, सब जगह लगेंगे, लगेंगे नहीं? तो केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा जो अधिकारी बनाया जाता है वो महारजिस्ट्रार होता है। कौन होता है? महारजिस्ट्रार। उसके बाद जनगणना आयुक्त। तो जनगणना आयुक्त किस स्तर का या किसका वो है? तो हम इसे राज्य स्तर पर नहीं देखते। ये किस स्तर का अधिकारी है? केंद्र स्तर का। तो जनगणना आयुक्त केंद्र स्तर पर होता है और महारजिस्ट्रार भी किस पर होता है? केंद्र स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर या पूरे देश की जो जनगणना कराते हैं वो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कराते हैं। तो यहां तुम लाइन लिख सकते हो अपने पेपर में, संपूर्ण देश की जनगणना इन दोनों के द्वारा की जाती है। यहां आप लाइन लिख सकते हैं, संपूर्ण देश की जनगणना इन दोनों के द्वारा कराई जाती है। संपूर्ण देश की जनगणना इन दोनों के द्वारा कराई जाती है। संपूर्ण देश की जनगणना इन दोनों के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, चलो। तो अगर हमने अब तक के लेक्चर को रिपीट करना चाहे हम, तो हम देख सकते हैं संविधान में 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 और अधिनियम 1948, जनगणना विभाग की स्थापना 1961 किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। केंद्र स्तर पर जो जनगणना के अधिकारी होते हैं, सबसे बड़ा अधिकारी महारजिस्ट्रार, और उसके अलावा जो उसके बाद होता है वो जनगणना आयुक्त होता है। और संपूर्ण देश की जनगणना का कार्य जिम्मे किसका होता है? महारजिस्ट्रार। और अब इसके अलावा जब ये राज्य स्तर पर आता है तो राज्य केंद्र को सौंपता है काम, है ना, कि भाई हम काम करके देंगे और हम डाटा जो है किसे देंगे? केंद्र को। तो यानी अगर पूछा जाए कि किसका विषय है? संघ सूची का। लेकिन भाई काम तो सभी करेंगे ना, तो राज्य स्तर पर कौन कौन काम करेंगे? राज्य स्तर पर होता है निदेशालय, स्थायी जनसंख्या निदेशालय, स्थायी जनसंख्या निदेशालय और जनगणना निदेशक। तो निदेशालय और निदेशक होते हैं राज्य स्तर पर, निदेशालय और निदेशक होते हैं राज्य स्तर पर। ठीक है, आगे समझ में? अब आ जाते हैं हम क्षेत्रीय। किस पर? कहाँ गया? टाइम से आ जाया करो। चलो देखो, है ना, हमने दो स्तर देखे, दो पिलर देखे। अगर हम बात करें जनगणना की, तो जनगणना संविधान में अनुसूची 7 में अनुच्छेद 246 में और इसका अधिनियम 1948 है। इसके अलावा जो जनगणना है उसके लिए जनगणना विभाग बनाया गया, और जनगणना विभाग बनाया गया 1961 में, और ये मंत्रालय किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। इसके बाद केंद्र स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनका नाम होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। उसके अलावा राज्य स्तर पर होता है स्थायी जनसंख्या निदेशालय और जनगणना निदेशक, जनगणना निदेशक। अब बात करते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। तो क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय उप निदेशक होता है। क्षेत्रीय स्तर पर तो उप निदेशक और निदेशक। निदेशक कहाँ होगा? राज्य में। उप निदेशक कहाँ होगा? क्षेत्रीय स्तर पर। अब इसके बाद जब आ जाता है जिला, तो जिले में काम करता है जिलाधीश
महापालिका स्तर पर करता है मुख्य नगर अधिकारी। इसके बाद उप जिलाधिकारी और तहसीलदार के निर्देशन में कार्य सौंपा जाता है। तो ये हमने एक पूरा चयन देखा कि प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी आएंगे। सबसे ऊपर महारजिस्ट्रार, फिर जनगणना आयुक्त, फिर स्थायी जनसंख्या निदेशालय, उसके अंदर जनगणना निदेशक, फिर उप महानिदेशक, उपनिदेशक, कौन उपनिदेशक के बाद कौन आएगा? जिलाधीश के बाद महापालिका पर मुख्य नगर अधिकारी, और उसके बाद एसडीएम होता है ना, ये उप जिलाधिकारी एसडीएम, और उसके बाद तहसीलदार। अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित को इनकी पावर के अकॉर्डिंग या प्रशासन में इस तरह से लगाओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन आएगा? महारजिस्ट्रार, फिर जनगणना आयुक्त। तो उस तरीके से तुम इसे हैंडल कर सकते हो अगर इनकी पावर के अकॉर्डिंग ने लगाने को आता है। अब ये क्वेश्चन आया है, इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती है प्रगणक। इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी यानी जो घर जा करके डाटा कलेक्ट करता है उसे कहते हैं क्या? प्रगणक। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखो मैंने नोट करके भी लिखा ना। तो ये क्वेश्चन आया है कि जनगणना की अंतिम कड़ी किसे कहा जाता है, या जनसंख्या की जनगणना का वास्तविक कार्य संपन्न कौन करता है? तो कौन करता है? प्रगणक। कौन करता है? प्रगणक। तो इस लेक्चर में शुरू से लेकर अब तक मैं मानता हूं कि ये पूरा का पूरा हम अभी सुना भी सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग अगर हम करें तो जनसंख्या में हमने देखा कि प्रशासनिक स्वरूप जो है उसमें सबसे पहले देखते हैं कि तुम्हारा संविधान में क्या है। तो संविधान में हम देखते हैं कि अनुसूची में क्या है, अनुच्छेद में कहाँ है, और अधिनियम में कहाँ है। अनुसूची में 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है, अनुच्छेद में 246वें अनुच्छेद में है, और अधिनियम में 1948 है। जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में हुई। जनगणना विभाग किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। केंद्र स्तर पर जो बड़ा अधिकारी होता है उसे कहते हैं महारजिस्ट्रार, उसके नीचे जो होता है वो जनगणना आयुक्त होता है। राज्य स्तर पर जो होता है स्थायी जनगणना निदेशालय, उसके अलावा जनगणना निदेशक, उसके नीचे जो होता है वो उपनिदेशक। क्या होता है? उपनिदेशक। और क्षेत्रीय स्तर पर होता है। और जब जिले पे बात आती है तो जिलाधीश, और महापालिका बात आती है तो मुख्य नगर अधिकारी, और बिल्कुल सबसे बाद में जब हम देखेंगे तो एसडीएम और तहसीलदार के बाद जो सबसे छोटी इकाई होती है यानी जो वास्तविक रूप से जनगणना करता है उसे कहते हैं प्रगणक। क्या कहते हैं? प्रगणक। और प्रगणक का काम होता है वास्तविक। हाँ, जैसे ये इनमें टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है, गवर्नमेंट टीचर की, या फिर ये कोई भी हो सकते हैं प्रगणक। ये अलग से जनगणना के वो भी हो सकते हैं, संविदा वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो आशाएं भी हो सकती है, ये है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है लिप्त होते हैं और ये जनगणना कराई जाती है, ठीक है। प्रशासनिक आंकड़ा देखते हैं हम। हमारे देश में जब 2011 की जनगणना हुई थी, कब की जनगणना हुई थी? 2011 की। तो उसमें राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 35 थी। कितनी थी? तो क्वेश्चन आ सकता है 2011 की जनगणना के समय कुल केंद्र शासित प्रदेश में राज्य थे तो 35 थे, और वर्तमान में कितने हैं? 36 है। आज अगर जनगणना होगी तो 36 हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब ये और भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दमनदीप और दादरा नगर हवेली एक कर दिए गए हैं, है ना। तो वो डाटा अलग है, लेकिन हमें देखना है कि 2011 के अकॉर्डिंग क्या था। 2011 के अकॉर्डिंग कितने केंद्र शासित और राज्य थे? जिलों की संख्या कितनी थी? 640। उप जिलों की संख्या 5924। नगरों की संख्या 7933। वैधानिक नगरों की 4041, और जनगणना नगरों की संख्या 3892। तो इसमें तुम्हें जो इंपॉर्टेंट रखना है वो ये रखना है जिले कितने थे और नगर कितने थे। जिले और नगर और जिले और नगर की जो संख्या है वो इंपॉर्टेंट कर लेना, जिले और नगर की। पेपर अगर टफ बनाया तो वैधानिक नगर पूछेगा। देखो ये दो है ना, नगरों की संख्या में 2 सेक्शन है। नगरों की संख्या में तो नगर 2 तरीके के हैं, वैधानिक नगरों की संख्या और जनगणना नगरों की संख्या। वैधानिक नगरों की संख्या और जनगणना
नगरों की संख्या, इनमें डिफरेंस होगा, इनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, और ये टोटल संख्या बनती है 8000 की समथिंग। कितनी बनेगी? तो अगर हम कहें कि अगर हम इस डाटा को ऐसे याद करेंगे ना 7933, तो हम भूल जाएंगे, है ना। हमें इसे समथिंग अप्रोक्स करना है कि हाँ 8000 की समथिंग नगर थे। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 8000 नगरों की हुई थी। कितने की? 8000 नगरों की। जिले कितने थे? 640। जिले कितने थे? 640। देखो 640, 6000, 8000, 640, 6000, 8000, ऐसे कर लेना, 640, 6000, 8000। ठीक है। तो ये बताओ कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? 35, है ना। कितने जिले थे? 640। कितने उप जिले हो गए? 6000, है ना। और कितने महानगर हो गए? 8000। कितने हो गए? 8000। ठीक है। नहीं, हाँ वर्तमान में 36 नहीं होंगे ये, क्योंकि ये जो बुक बनी होगी 23-22 में बनी होगी, है ना। और ये जो डाटा आया होगा 22-23 का आया होगा। लेकिन वर्तमान में जो दादरा नगर हवेली है वो जो है इंक्लूड कर दिया गया होगा। लेकिन दादरा नगर हवेली एक कर दिया तो जम्मू कश्मीर को डबल कर दिया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनती है कि वर्तमान में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश काउंट होंगे। समझ गए? वैधानिक मतलब जो उस टाइम से, मतलब स्टार्टिंग से नगरों के उसमें थे, और जो बाद में बने जो किस में थे। देखो वैधानिक का मतलब है विधि द्वारा बनाए गए। वैधानिक का मतलब विधि द्वारा बनाए गए, है ना। और बाद में भी तो बने, अपने आप नहीं, नगर अपने आप नहीं बनते, मतलब उसे नगर का दर्जा मिल गया। भाई स्टार्टिंग में नगरों की संख्या कम होगी, बाद में किसी नगर को नहीं इसे बढ़ा दिया गया, इसे बढ़ा दिया गया, इसे भी नगर बना दिया गया। ऐसा होता है ना कि वो अब नगर की श्रेणी में आएगा, है ना, संख्या के आधार पर। देखो नगर होता है बड़ा, है ना। तो उसके अलावा एक डाटा और है। सीट में कंप्लीट हो गया तुम्हारे? एक साइड हो। चलो ऐसा हो गया। देखो अब हमारा टारगेट यह है कि हम इस आंकड़े को याद करेंगे। टारगेट क्या है कि हम इस देखो मटेरियल मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल मिलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मटेरियल तो तुम कहीं से भी उठा सकते हो, बुक से उठा सकते हो, इंटरनेट से उठा सकते हो। इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें रुकनी चाहिए, नहीं तो फिर तो तुम घर बैठ के अपने आप भी पढ़ सकते थे, है ना। तो यहाँ अगर हम वोकल प्रैक्टिस भी नहीं करा रहे, हम याद भी नहीं करा रहे, तो फिर हमारा पढ़ाने का फायदा क्या? ठीक है। चलो देखो जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं 2001 और 2011। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है साक्षरता। क्या है? साक्षरता। कि जब जनगणना हो रही थी तो उस टाइम पे साक्षरता कैसी थी, 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी थी, है ना। तो इसे इंपॉर्टेंट करना कि जनगणना के टाइम पे साक्षरता किस पे, साक्षरता पे क्या इफेक्ट पड़ा। कि 2001 में जनगणना बैठ रही थी लगभग 64.8, कितनी, लगभग 65 मान लो, और ये कितनी 73, तो 10% बढ़ी। 65-75 कर सकते, 65-75 कि 10 साल में 10% बढ़ी थी। 10 साल में 10%, 10 साल में 10%, आप अप्रोक्स, है ना। पहले 65 थी समथिंग 64.8, और बाद में कितनी हो गई 73। यानी 2000 की जनगणना में जो आंकड़े थे साक्षरता के, ये पूरे देश के हैं, वो 64.8 से बढ़ करके 73.0 हो गई। यानी हम कह सकते हैं 65 से 75, 65 से 75 हो गई, 10% बढ़ी 10 साल में। ठीक। पुरुष की बढ़ी कितनी, 75 से 80, पुरुष की कितनी हो गई 75 से 80, और महिला की 53 से 64। देखो 54 से 64 कर सकते हैं इसे, 54 से 64 पुरुषों की, 75 से 80, यानी केवल 5%। केवल कितना, पुरुषों की बढ़ी 5%, महिलाओं की बढ़ी 10%। अब इन तीन डाटाओं को याद करेंगे। देखो हमने पढ़ा कि सर जब जनगणना हो रही थी तो जनगणना के टाइम पे हमने देखा साक्षरता के बारे में। साक्षरता हमने दो की एबो देखी, मतलब कंपैरिजन करी कि 2001 में क्या इम्पैक्ट पड़ा और
2011 में क्या इम्पैक्ट पड़ा। 2001 की अगर जनगणना देखें हम और उसमें साक्षरता देखें तो 2001 में जो जनगणना की साक्षरता है वो रेट थी अप्रोक्स 65, यानी 64.8। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सर 2011 में क्या हुई थी जनगणना, 2011 में, तो 2011 की जनगणना कितनी थी 73%। तो मैंने आपको बताया था याद करने के लिए कि 10% याद रख लेना। कितना परसेंट? 10। टोटल भी 10 बढ़ी है, महिलाओं की भी 10 बढ़ी है। टोटल भी कितनी? 10, और महिलाओं की भी कितनी? 10। बताओ क्या क्या आंकड़े थे 2001 में? कितनी थी साक्षरता टोटल? 64.8 अप्रोक्स 65। 2011 में क्या थी बताओ? 73, यानी अप्रोक्स 75। 10% की होती अंतर था। उसके अलावा जब पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता केवल 5% बढ़ी और महिला साक्षरता 10% बढ़ी। तो ये क्वेश्चन परसेंटेज से भी आ सकता है, कितने परसेंट वृद्धि देखने को मिली थी, तो कितने परसेंट की? अगर पहले पुरुषों की साक्षरता 75 होती थी तो बाद में हो गई 80, लेकिन महिलाओं की पहले 54 होती थी तो बाद में हो गई 64, बाद में हो गई 64। आगे समझ में? चलो, उसके बाद ये जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो कितना? पहले कितना होता था? 325। 325 हो कितना गया? 382। ये तीनों चारों डाटा हमें याद हो चुके हैं, है ना? चारों डाटा हो गए नहीं? साक्षरता, और ये साक्षरता हम किसकी पढ़ रहे हैं? भारत की। किसकी पढ़ रहे हैं? भारत की। कि भारत में टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें साक्षरता रेट कितनी थी, कब? इंग्लिश में क्या कहते हैं साक्षरता को? लिटरेसी। क्या कहते हैं? लिटरेसी। तो जनगणना की जो देखते हो तुम भारत में 2001 और 2011, इन दोनों में क्या अंतर आया था कि एक में कितना था 64 और 11 में कितना है 73। ठीक है, नमस्ते। पुरुष साक्षरता 75 से कितनी 80, महिला साक्षरता 54 से 64, है ना? और उसके अलावा जनसंख्या घनत्व में 325 से 382, इतना लिख लिया। अब देखो लिंगानुपात का मतलब होता है मेल फीमेल, है ना? लिंगानुपात का मतलब मेल फीमेल, कि हमारे यहाँ अगर काउंट करे जाएंगे 2000 लोग, कितने लोग? 2000 लोग, है ना? तो हम देखने को मिलेगा कि इनमें से फीमेल कितनी है और मेल कितनी है। ये एरिया वाइज काउंट कर रहे हैं हम। किसके वाइज? एरिया के वाइज। तो हम देखते हैं कि 2001 में महिलाओं की संख्या थी 933 और पुरुषों की संख्या थी, देखो पुरुषों की काउंट नहीं करते क्योंकि पुरुषों को 1000 पे कंपेयर करते हैं। 1000 के ऊपर अनुपात कितना, 1000 से नीचे कितना। तो जो कंपेयर करा गया, मतलब जब देखा गया टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन रखी, एक तरफ महिला रख दी, एक तरफ पुरुष रख दिए, और जब दोनों को काटा गया तो ये देखने को मिला कि जब अनुपात निकल के आया, लिंग अनुपात निकल के आया, तो लिंग अनुपात में पुरुषों की संख्या 1000 के समथिंग मानी और महिलाओं की संख्या तो 10 बढ़े। लिंग अनुपात कितना बढ़ा? 10 साल में 10 बढ़ रहा है। तो मैं मानता हूं कि इस डाटा को याद करने के लिए 2 नंबर याद कर लेना, 5 और 10। 5 और 10 कैसे? हमने देखा साक्षरता रेट तो कितने से कितनी हो गई? 64 से 74, 74 मान लो, 64 से 74, 64 से 74, 10%। पुरुषों की लिटरेसी रेट 75 से 80, 75 से। महिलाओं की लिटरेसी रेट 54 से 64, 54 से 64। जनसंख्या घनत्व 325 से 382, ठीक है। और लिंगानुपात 933 से 943। अब तुम एक काम करो, यहां से नीचे का डाटा मैं इसे अभी बंद कर दूंगा, है ना, हटा दूंगा, और तुम्हें वो मुझे लिख के दिखाना है। बस 2 मिनट दे रहा हूं मैं, यहां से यहां तक का तुम्हें लिख के दिखाना है, ठीक है, अभी बिना देखे। ऑफलाइन क्लास का फायदा है क्योंकि हमें एकदम से प्रैक्टिस करने को मिलती है, ठीक है। बाकी पिछली सीट
ये पूरा चैप्टर की शीट मिलेगी बाकायदा, जैसे होती है टेप होकर बिल्कुल बाइंड होकर पूरा चैप्टर ऐसे मिलेगा, यानी हम वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाते थे। ठीक है, लिखो। बिना देख के लिखना है ना, शीट का है, शीट की हेल्प मत लेना। हाँ इस वाले ऐप में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्या? हिंदी के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो मेरा सही है, वो उसमें गलत कर दिया। अरे एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो बता दीजिए। तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल ये काम करो। शीट ले ली तुमने ना, तो उसे देखो और याद करो उसे। लिखा गया? दिखाओ। सही। जनसंख्या घनत्व जरूर याद रखना। जब तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा चैप्टर, है ना, लगभग दो दिन और लगेंगे, तो उसके बाद एक टेस्ट हो जाएगा। 25, 82, 54, 54, 75, 80, 74, 33, 43। तुमने ना लिखे? तुमने भी ना लिखे शीतल? है लेट मत आया करो, टाइम से जाया करो। है लो, चलो ठीक है ना। तो ये चीजें हमें याद हो गई। अब इसमें हमने जो याद करा वो हमने साक्षरता करा, लिंगानुपात करा और जनसंख्या घनत्व करा। देखो जनसंख्या घनत्व 325 से साक्षरता महिलाओं की 10 बढ़ी थी, पुरुषों की 5 बढ़ी थी। पुरुषों की कितनी? 5। टोटल भी 10% बढ़ी थी। टोटल भी कितनी? 10%। अगर वो 64 है तो वो 74 हो गई थी समथिंग। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा लिंग अनुपात भी 10 ही बढ़ा था, 33 से 43 हो गया था। 933 से 943, 933 से 900। तो क्वेश्चन अगर आया कि वर्तमान में या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 943 है ना, और 1,000। ठीक, अब इसके बाद ये तुम पहले ही पढ़ चुके हो, 1770 पढ़ चुके हो नहीं, कि जो हमारी लास्ट की ग्रोथ है, लास्ट वाली ग्रोथ है ना, उसमें क्या हुआ? 17.70% वृद्धि है। कैसी? 10 की है। 10 की है, वृद्धि कितनी है? 17.70। तो क्वेश्चन आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार या उसके डाटा के अनुसार ये बताओ कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कितने में? दशक में। कितने में? दशक में। वो कितनी है? तो 17.70 है। 17.70 है, और ये घटी है। ये क्या हुआ है? घटी है ना। इससे पहले कितनी थी? 21.54। तो क्वेश्चन आ सकता है कितनी घटी? 3.84। 3.84 इतने का क्या हुआ? अंतर आया। इतने का क्या हुआ?
अंतर आया है, वार्षिक भी अंतर आया है और दशकीय भी अंतर आया है। क्या? हाँ, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन घटी थी या बढ़ी थी, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ी वो उसका ईयर था 1961 से 1971, 24.40, 24.40। और जो सबसे ज्यादा घटी थी 2480 था, 2480 था। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा घटी थी वो 1911 से 1921। तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा घटाव कब देखा गया? 1911 से 1921 के बीच। सर्वाधिक वृद्धि कब देखी गई? 1961 से 1971, 1961 से 1971 के बीच। ठीक है, अब देखो नगर में घटी बढ़ी है, नगर में भी तो घटी बढ़ी है ना। तो 10 साल में पहले 27 होती थी, फिर 31 हो गई। 27 होती थी कितनी? नगर में जनसंख्या बढ़ी, नगर में जनसंख्या बढ़ी। दशक में भी घटी, वार्षिक में भी घटी। अभी मैं थोड़ी देर में तुमसे टेबल बनवाऊंगा पूरी, है ना। और ये टेबल हम बनाएंगे, ठीक है, देखेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक, देखो अभी हमने यहां से नीचे का पोर्शन याद करा था, है ना। हाँ, यहाँ से नीचे, ठीक है। यहां से नीचे जब हम देख रहे थे तो हमने देखा इधर तो मैंने ढक रखा पूरा ये, है ना। दिख थोड़ी रहा, दिख रहा, किधर दिख गया? चलो, हाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा और चौड़ा हूँ मैं, ठीक है। देखो लिंगानुपात का डाटा देखा हमने, चलो अब ना देखो, बहुत होशियार हो, है ना। अब ना दिख रहा हो, है ना। चलो लिंगानुपात का डाटा बताओ, शालिनी, शालिनी बताओ, शांत हो जाओ। लिंगानुपात का डाटा बताओ 2001 में और 2011 में। लिंग अनुपात का डाटा, लिंग अनुपात कितना कितना था? 1900, 933 और 1000। और अब कितना 2011 के अकॉर्डिंग? हाँ, 943, 1000। तुम बताओ आंचल, जो साक्षरता रेट है वो इंडिया की कितनी थी? 64.8 और 2011 में 73। ठीक है, तुम बताओ महिलाओं की कितनी थी ज्योति? 53 कुछ, और 11 में 64 के समथिंग। ठीक है, और जो तुम्हारा जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? 325 से 382, यहाँ तक का हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारी वार्षिक रेट कितनी बढ़ी और दशकीय रेट कितनी बढ़ी। तो हम 2011 का देखेंगे पहले। तो वार्षिक रेट 1.64, 1.64 और दशकीय 70। उसके अलावा जब इधर देख, क्या वो करोड़ है, क्या है वो? 18 था ना, वो क्या है? करोड़ है। कि हमारी जनसंख्या 10 साल में कितनी बढ़ी थी? तो 18.18 करोड़ बढ़ी थी। 18 पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, यही है। हाँ, 18-21 है ना। तो अंतर आया था इतना, 18.18 के समथिंग मानना था हमने, है ना। तो देखो अगर हम देखें कि हमारी पॉपुलेशन कितनी थी 102 करोड़, अब कितनी हो गई? 121 करोड़। 102 करोड़, 121 करोड़। 53-49 का अंतर था, 53-49। अब कितना है? 62-58। पुरुष कितने हैं? 62 करोड़, और महिला कितनी है? 58 करोड़। टोटल कितना हो जाता है? 121 करोड़। ठीक है, अब देखो एक बात और, इसके अलावा अभी 121 नहीं होगा, है ना। नहीं, 121 हो जाएगा। देखो 7 3 10 और यहाँ से 1 आ जाएगा ना। हाँ, 6 2 8 2 10, सही है। यानी अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर इंडियन पॉपुलेशन जो है, उस इंडियन पॉपुलेशन का जो डाटा है वो 121 करोड़ हम मानेंगे। कितना? और हम 2001 में कितना मानेंगे? 102 करोड़। हम इधर का डाटा अगर याद करने की कोशिश भी करें तो भी हमें याद नहीं होगा। ठीक है, और हो भी जाएगा तो कभी ना कभी दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इतना देख लेते हैं कि 2001 में जनसंख्या 102 करोड़ और 2011 में जनसंख्या 121 करोड़। इसके अलावा अगर हम देखें कि पुरुष कितने थे और महिला कितनी थी, तो 53
और ये 49.5 है। क्या है? 49.5 है ना, तो ये 53 है, इसे 50 मान लो। ठीक है, अप्रोक्स भाई कितना मानोगे कि 2001 में पुरुष कितने थे? 53। 2001 में पुरुषों की संख्या 53 करोड़, महिलाओं की संख्या 49.5 करोड़, है ना। लेकिन अब ये कितना हो गया? कितने करोड़ बढ़े? लगभग 10। लगभग कितने? 10। और ये लगभग 5, लगभग 9, है ना। तो ये भी 9 और ये भी 9। भाई 49 में 9 जोड़े 58, 53 में 9 जोड़े। तो 10 साल में यहां अंतर आता है 9 करोड़ का। कितने करोड़ का? 9 करोड़ का। पुरुष भी 9 करोड़ बढ़े हैं, महिला भी कितनी बढ़ी है? अप्रोक्स। ये नहीं कह रहा एक्यूरेसी, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, ये अप्रोक्स है कि समथिंग 9 करोड़ पुरुष बढ़े और 9 करोड़ महिला बढ़ी। लेकिन हमें इन दोनों में से कोई सा डाटा एक याद होना चाहिए, तभी हम घटा बढ़ा सकते हैं। या तो 11 का याद रख लो या 1 का याद रख लो। अभी बताओ, अगर हम देखें कि 2000 आप मतलब 11 की जनगणना के अनुसार पुरुष कितने थे? 62। कितने थे? 62। और महिला कितनी है? 58। कितनी है? 58। तो ये याद रख लो, 58, 58, 62। महिला कम 58, पुरुष कितने? 62। 58, 62, 58, 62, टोटल कितने? 121। 121। ठीक, ये भी हो गया याद। ठीक, नगरीय प्रतिशत 31 हमें पहले याद है कि कितनी जनसंख्या शहरों में रहती है। 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या शहरों में रहती है? 31.10। 31.10। और कितनी? हाँ, ये अप्रोक्स 2 रखा जाता है, नहीं तो 2 वाला माना जाता है, कम वाला है ना। जो पास होगा वही तो 3180 में और 31.2 में तो अंतर है ना। ये तो इसके पास आ सकता है ना अप्रोक्स। 8 तो 80 हो गया ना भाई। थोड़ा बहुत कर सकते हो, इतना थोड़ी कि तुम बिल्कुल 32 कर दो, है ना। 31 का 31 कर सकते हो। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक, 32 था, 31.2 था। नींद में रहते हो, है ना। हाँ, देखो बताऊं दिक्कत क्या है, कभी ना उंगली अपनी तरफ नहीं करता इंसान, है ना, कि मेरी कमी है, ऐसा कर देगा, है ना, सामने को, है ना, तुमने तो बताया था, है ना, ऐसा कर देगा। लेकिन ऐसे नहीं करने का कि थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा ही सके थे। 31.2 में और 31.8 में अंतर ना है, बहुत अंतर है। ठीक है, तो क्या हम इस टेबल को बना सकते हैं? ये वाली तो बना देंगे पूरी, है ना। कौन सी वाली? ये वाली। लेकिन इसमें अंतर आएगा। अब देखो एक चीज और देखना, यहां अगर हम इस पॉपुलेशन की बात करें और इस पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें तो अंतर दिख जाएगा, लेकिन यहां अंतर नहीं कर पाएंगे हम। 51, 48, 51, 48, 51, 48, यहां होगा, यहां अंतर 47, 53, 47, 53, यानी 51.47%। ये परसेंटेज में भी आ सकता है कि पुरुषों की संख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 50% से ज्यादा पुरुष है। 50% से ज्यादा पुरुष है। कितने? 1%। कितने बताओ? 1.5 मान लें इसे। कितना मान लें कि पुरुषों की संख्या कितनी है? 50% से 1.5% ज्यादा है। 50% से, अगर हमने ये निकाल लिया कि पुरुषों की संख्या 50% से 1.5% ज्यादा है तो महिला तो बची जाएंगी। क्यों? जैसा हमने निकाल लिया 51.5 लिख लिया 100 में से, है ना। 100 में से क्या लिख लिया? 51.5। तो महिला कितनी बची? 49 पॉइंट कुछ, 49 पॉइंट, भाई आधी तो बचेंगी। कितनी बचेंगी? आधी। तो यहां भी अगर हम देखें तो 48.53 है। कहा? हाँ हाँ हाँ, 48 पॉइंट, कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, 48.5।
तो यानी अगर हम किसी एक को याद रख लें कि पुरुषों की संख्या बताइए 2011 के अनुसार कितने परसेंट थी, तो हम कह सकते हैं आधे से थोड़े ज्यादा है, आधे से कुछ ज्यादा है, और कितने, 1.5, आधे से कितने ज्यादा है, 1.5, है ना, 1.5। ठीक, अब हमने अगर ये याद कर लिया तो दूसरा तो बच ही जाएगा, दूसरा याद नहीं करना, एक ही याद करना है, पुरुषों की संख्या वाला। पुरुषों की संख्या 50, आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है, यानी महिलाओं से तो कम है, तो महिला आधे से कम है और पुरुष आधे से। ठीक, 62, 58, 62, 58, ये डाटा नहीं लिखना। ठीक है, देखो ये 75 है तो 50 से ज्यादा है, तो तुम जब वो ऑप्शन देखोगे तो तुम्हें ये नहीं आएगा कि ये वाला डाटा में बिल्कुल 1 तो 2 का अंतर दे रखा हो कि यहाँ 720 कर दिया फिर यहाँ 721 कर दिया, ऐसा नहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा, और ये शुरुआत के दे रखे होंगे, है ना, और ये तुम्हें लिखने हैं। ठीक, अब देखते हैं 0 से 6 वर्ष के, यानी बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु के कितने हैं, तो कितने हैं, 16, 44, यानी 13 टोटल में से 13.60% 0 से 6 वर्ष के, टोटल में से कितने, 13.60। देखो 13, 7, 55, 13, 60, 55, 13, 60, 55, 13, 7, 55, तो 55 में क्या, तुम 55 में हो गया, दीक्षित नहीं कह रहा, तुम्हें कहना था क्या ये, है ना, हाँ समझ रहा हूं मैं, दो हाँ, ऐसा होता है ना, लेवल होता है माइंड का। आरओ की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो तुम, क्या 7 साल से होती ना, कितने साल से, क्योंकि 0 से 6 वर्ष की आयु के ये काउंट नहीं होते, है ना, बताओ इसमें काउंट हो रहे हैं ये, बताओ अगर होते तो यही होते, है ना, हाँ, तो ये बिल्कुल अलग है, 13.60, मतलब जो बाकी बचे हुए होते हैं टोटल पॉपुलेशन में से निकाल लेते हैं इन्हें। ठीक है, हाँ हाँ साक्षरता, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है ना, साक्षरता में काउंट नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे की पढ़ाई, है ना, बताओ कौन करता, किसकी जिम्मेवारी है ये, किसके तहत है, और आर्टिकल कौन सा है, अब इस टेबल को एक बार देख लो, है ना, सही से, और कोशिश करना जितना लिख सको लिख लो। ठीक है, देखते हैं तुम डाटा याद कर सकते हो या नहीं। ये वाला, ये लिख लियो, लिखो ना लिखो तो कोई बात, क्योंकि ये तो याद हो गए ना, 51.5 और 48.5, 48.5 और 51.5, ये तो करना था, ये कोई पैसे थोड़ा लिखना 47, 53, जैसे मैंने समझाया तुम्हें, है ना, करो, हटा दो, पहले तो ये देख लो लिखना क्या क्या है, जनसंख्या 0 से 6 साल, नगर, दशक, वार्षिक, लिंगानुपात, साक्षरता, कितने पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डाटा लिखने हैं तुम्हें। हटा दो।